हेलो फ्रेंड्स। तो हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ पढ़ा था और जो बाकी रह गया था तो उसको हम आज देखेंगे। तो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन तक हमने पढ़ लिया था और आज हम थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। वर्गीकरण के लिए काफ़ी समय से विभिन्न वैज्ञानिक अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। क्लासिफिकेशन के थ्योरीज को दो समूहों में बांटा गया है, जिनमें पहला है प्री डर्मिनेंस थ्योरी और दूसरा है पोस्ट डर्मिनेंस थ्योरी। प्री डर्मिनेंस थ्योरी में इसके अंतर्गत निम्न थ्योरीज सम्मिलित की गई हैं, जिनमें से पहला है इसेंटिलिज्म। इसे एरिस्टल का नेचर सिस्टम भी कहते हैं। कोस पेपर के अनुसार वास्तव में प्रथम वर्गीकरण था जिससे विज्ञान की बातें वास्तविकता में थी, अतः इसे रिसेंटिलिज्म भी कहा जाता है। इस थ्योरी में कुछ प्रमुख दोष भी थे। नॉमिनलिज्म। इसके अनुसार क्लासिफिकेशन की थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स डाटा पर आधारित होती है। जैसे एग्जाम्पल में यदि कुछ बर्ड्स तथा स्नेक्स को वर्गीकृत कर लिया गया है तो उसी के अनुसार अन्य पक्षियों तथा सांपों को भी अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तथा सभी जंतु अलग अलग नामों से जाने जाना चाहिए। इस प्रकार के अध्ययन को नॉमिनलिज्म कहते हैं। इसके प्रमुख दोष निम्न हैं। नॉमिनलिज्म के दोष को देखेंगे। पहला है विश्व में पाए जाने वाले असंख्य जंतुओं को अलग अलग नामों से जानना कठिन कार्य है। इसमें जंतुओं की विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही कठिन होता है। इसमें कोई भी इवोल्यूशन का प्रमाण नहीं बताया गया है। इम्पेरियलिज्म। ऑलरन इस थ्योरी के संस्थापक हैं। इसके अनुसार किसी भी ऑर्गेनिज्म में अधिकतम लक्षणों का संग्रह किया जाना आवश्यक होता है। इस थ्योरी के अनुसार यह कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही समूह में पाए जाने वाले सभी जंतुओं में लक्षण में समानता हो। इस थ्योरी में अपेक्षाकृत कम दोष हैं। इसमें एनिमल के समूह के बाद समूहों में बांटने का जिक्र है। एक ही समूह में पाए जाने वाले अधिकांश लक्षण समान होते हैं, जबकि इस थ्योरी के अनुसार सभी लक्षणों का समान होना आवश्यक नहीं है। प्री डर्मिनेंस थ्योरी को हमने देखा और इसके बाद हम दूसरा पोस्ट डर्मिनेंस थ्योरी को पढ़ेंगे। तो डर्मिनेंस के बाद कई वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कॉल्डिज्म। इस थ्योरी में इवोल्यूशन थ्योरी को आधार मानकर क्लासिफिकेशन किया गया। इसे ग्लोलॉजिकल थ्योरी भी कहते हैं, अर्थात यदि इस सभी का एक एवोल्यूशनरी क्रम बनाया जाए तो इसमें वर्गीकरण ब्रेथिंग स्पष्ट होती है। इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म की रेंजिंग को निर्धारित करने के लिए उसका वर्गीकरण पूर्ण रूप से उस आधार पर किया जाता है कि वह किस पूर्वज से विकसित हुआ है, अर्थात उसका पॉलीजेनेटिक्स ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ट्री क्या है। इस प्रकार की थ्योरी को हॉनिन ने प्रतिपादित किया। पॉलीडिज्म थ्योरी में ये स्पष्ट प्रेजेंट है कि यदि एक पॉलीजेनेटिक्स ट्री से अनेक जीव विकसित होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में वर्गीकृत हो जाते हैं तो उसको एक ही प्रकार मान लिया जाता है, जो वर्गीकरण की थ्योरी पर खतरा है या खरा उतरा है। फॉर एग्जाम्पल, दो प्रकार के वन मनुष्य एक ही पॉलीजेनेटिक्स ट्री से उद्गमित होते हैं।
क्लॉडिज्म के अनुसार उन्हें एक ही ग्रुप में वर्गीकृत होना चाहिए, परंतु विकासी परिवर्तन के कारण ये दो जातियाँ इतनी अधिक परिवर्तित हो जाती हैं कि उन्हें दो अलग अलग वर्गीकृत क्षेत्रों में रखना आवश्यक हो जाता है। उन्हें वर्गीकरण की ब्रांचिंग को निम्न चार्ट में व्यक्त किया जा सकता है। इसके अनुसार यह चार्ट बनाया गया है, जिसमें ऊपर की ओर इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा, बगल में एनिलिडा और सिलेंट्रेटा और नीचे की ओर प्रोटोजोआ है। इन्हीं प्रकार निम्न को रखा गया, जिसे प्लेटीहेल्मिन्थेस, इकाइनोडर्मेटा। क्लॉडिज्म के दोष भी हैं जो निम्न है। इस थ्योरी में विभिन्न क्रम की ब्रांचिंग अक्सर गलत रिजल्ट देती है, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि इवोल्यूशन की एक ही दिशा में रही है। इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक ब्रांच का अंतिम सिरा टैक्सा कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगले टैक्सा को जन्म देने के बाद पूर्व का टैक्सा समाप्त हो जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि दोनों ही टैक्सा जंतु जीवित रहते हैं। थ्योरीज और क्लासिफिकेशन को हमने पूरा कर लिया, जिनके दो भाग थे। अब हम इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि यह एक आधुनिक सिद्धांत है। इसके अंतर्गत एनिमल का वर्गीकरण पहले ग्रुप में किया जाता है, फिर इसे एवोल्यूशनरी ग्रुप के आधार पर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे एडॉप्टिव, रिडेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जीनोट्रॉपिक लक्षण आदि। इस सिद्धांत में एवोल्यूशन के प्रमाण भी स्पष्ट देखे जा सकते हैं तथा सभी एनिमल्स का एक स्थान सुनिश्चित हो जाता है। आगे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान है। उसे और अधिक सरल और स्पष्ट करने के लिए समय समय पर अनेक थ्योरीज प्रतिपादित की गई हैं। वर्गीकरण विभिन्न एनिमल्स ग्रुप में प्राकृतिक संबंधों पर आधारित हो, इसीलिए वह जंतु में उपस्थित प्राकृतिक संबंधों को स्पष्ट करना है। इससे अतिरिक्त वर्गीकरण द्वारा विभिन्न ग्रुप्स से संबंधित ज्ञान को वर्गीकृत कर संचित कर सकते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, अथवा जंतुओं में इतने वेरिएशन हो, उनकी स्पीशीज की संख्या भी इतनी अधिक हो कि किसी के लिए अपने जीवन काल में जंतुओं का अध्ययन कर लेना संभव नहीं है। इसीलिए उन्हें समूहों में व्यक्त कर प्रत्येक समूह में एक टिपिकल एनिमल्स का अध्ययन कर संपूर्ण एनिमल्स किंगडम का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इससे अध्ययन में सुविधा होती है। कंक्लूजन। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी अरस्तु के समय से प्रारंभ होती है। उस समय वर्गीकरण का आधार नेचुरल प्रकार का था, परंतु जैसे जैसे उस क्षेत्र में विकास होता गया, इससे संबंधित मान्यताएं भी परिवर्तित हो गई। आधुनिक समय में वर्गीकरण का इवोल्यूशनरी बेसिक पर आधारित है। इस प्रकार हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पूर्ण हुआ। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे, जिसमें टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे।